आपको बता दूं कि ये बड़ी ही अजीब बात हो रही है। जितने भी लोग गायब हो रहे हैं उनका कोई ना कोई संबंध एकांक से जरूर है। कुछ तो एकांक को पहचान भी चुके हैं इसी बात के लिए। कबीर ने कहा, जो कि सच भी था। आखिर नैना को अजीब लगा था कि पहले संचित के साथ एकांक उसकी सेल्फी में आया, फिर जीत ओबेरॉय के संपर्क में भी आया, और ये दोनों गायब हो चुके हैं। और अब कबीर को पता चल रहा है कि एकांक की अपनी बहन का पति भी गायब है। मैं एकांक की बहन जरूर हूँ, पर सौतेली। पर वो मेरे हस्बैंड से कभी नहीं मिला था। एक शहर में रहते हुए भी हमें उतना मेलजोल नहीं था। वो अब भी मुझे नापसंद ही करता है, दीक्षा बोली। फिर भी इन गायब होते लोगों के कुछ न कुछ तार उससे जुड़े मिलते हैं, और एकांक के ही इस गुत्थी का सुलझना जरूरी है। कबीर बोला, हम अपने हनीमून पर गए थे जहां। दीक्षा ने उसे आरव के गायब होने की कहानी सुना दी। कबीर को अजीब लगा, मगर ये पहली गुमसुदगी थी जो शहर के बाहर थी, और गायब होने का तरीका भी कुछ अजीब ही था। एक बात बताइए, क्या उस दौरान ऐसा कुछ आपने देखा था अपने आसपास कहीं? कबीर ने कहा और अपने मोबाइल से निकालकर उसी टूटी छत वाली तस्वीर दीक्षा के सामने कर दी। दीक्षा उसे देखने लगी और एक पल बाद ही उसके माथे पर शिकन आ गई। ये तो कोई पेंटिंग है शायद। हाँ, पेंटिंग ही है। ये हमारे होटल के कमरे में थी, अब मुझे याद आया, दीक्षा बोली। हाँ, ये पेंटिंग उनके कमरे के ड्रेसिंग रूम में थी। कबीर ने भी गहरी सांस ली। मतलब मामले में चाहे भले ही थोड़ी असमानता हो, मगर इस तस्वीर का दखल यहाँ भी है। मगर इस पेंटिंग का क्या? इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? दीक्षा बोली। कबीर अभी बिल्कुल भी उसे सायरन पुराण सुनाने के मूड में नहीं था, और उसकी मुश्किल आसान हो गई जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल से फारिग होकर उसने दीक्षा से कहा, पता नहीं ये सब कब सुलझेगा, बस एकांक के लिए कुछ बुरा लगता है। कबीर उठ गया। उसे एकांक की बहन दिखी तो वो बातचीत करने चला आया, मगर यहाँ आकर उसे उसके पति की गुमशुदगी के अलावा कुछ भी नया नहीं पता चला। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बार बार मन में ख्याल आता है कि काश मैंने बचपन में उसका और भी ख्याल रखा होता। काश अपने बाप और उसकी माँ का गुस्सा उस पर नहीं उतारा होता। आखिर उसकी भी क्या गलती? जैसे मैं सब झेल रही थी वो भी तो झेल ही रहा था ना। मुझे एकांक की बहुत याद आती है, दीक्षा उदासी से बोली। क्या अब से ये भाई बहन एक नहीं हो सकते? कबीर ने पूछा। कहाँ खोजूं उसे? मतलब वो बचपन वाला एकांक तो जैसे खो सा गया है, पर मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तब उसकी कदर नहीं की। आज कितना बदल चुका है वो, दीक्षा बोली। कबीर को भी उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा नजर आ रहा था। उसे एकांक के लिए एक उम्मीद सी नजर आई। हाँ, उसका कोई नहीं था, और उसकी अपनी बहन उसकी जिंदगी का ये खालीपन दूर कर सकती थी। दीक्षा भी कोई दूध की धुली नहीं लगी उसे, मगर उसकी भी क्या गलती? उसने भी बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, और शायद नई माँ और नई भाई को समय रहते स्वीकार नहीं कर पाई थी। नैना घर लौटी। वो कुछ परेशान थी। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर ढेर हो गई। फिर उसने मोबाइल निकाला और कबीर को कॉल लगाते लगाते रुक गई। उसे गुस्सा आ रहा था कि कबीर ने उसे एकांक से मिलने नहीं दिया। ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था उससे? हाँ, उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मगर उसके साथ भी क्या वही सब हुआ जो होना चाहिए था? पहले संचित का गायब होना और अब उसका भाई। तभी बगल के कमरे से उठा-पटक की आवाज आई। जरूर उसे खाना खिलाने की कोशिश हो रही थी। नैना ने उस ओर से ध्यान हटाया। उसे बहुत बुरा महसूस होता था अंकुश के लिए। तभी उसके मोबाइल पर खुद ही कबीर की कॉल आ गई। हेलो, ठीक हो? कबीर ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास, पार्टी करने जा रही हूँ, आप ज्वाइन करेंगे? वो जहर बुझे स्वर में बोली। यह सुनकर कबीर की हंसी छूट गई। नैना, मुझे पता हो तुम्हें गुस्सा आया होगा, पर तुम खुद सोचो ये सही होता? और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे एकांक से अकेले में करनी थी, वो जरूरी भी थी। कबीर उसे समझाते हुए बोला। वो ठीक है? नैना ने पूछा।
एकांत के बारे में बात करते समय अब उसे लगने लगा था जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। हाँ, वो ठीक है। और सुनो, वो कोई सायरन नहीं है। फिर कबीर ने उसे श्राप के बारे में बताया। सुनकर नैना की सीटी निकल गई। तो ये बात है। तो क्या वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा? पता नहीं, वो क्या बताएगा, उसे खुद भी सब कुछ नहीं मालूम है। पर अगर वो तस्वीर वाली सायरन वही है जिससे बचपन में वो मिला था, तो शायद इस तस्वीर की गुत्थी के सुलझने पर कोई रास्ता निकले। शायद वो ठीक हो सके। कबीर बोला। पता नहीं कब होगा, यहाँ तो चीजें बिगड़ती जा रही है। नैना बोली। क्या हुआ? अंकुश ने अपने जिन दोस्तों को वो पिक्चर शेयर की थी ना, उनमें से भी एक गायब है। ये क्या है? कबीर सदमे से बोला, मगर फिर उसे लगा ये तो होना ही था। सुनिए, मुझे इस तरह उससे गुड बाय करना सही नहीं लग रहा है। माना कि हमारे बीच वैसा कुछ नहीं था, मगर जो कुछ भी कल रात हुआ वो भी तो ठीक नहीं था ना। कम से कम मैं एक बार उससे मिलकर सारी बातें तो क्लियर। ठीक है नैना, कर लेना, मगर अभी नहीं। उसे थोड़ा समय दो, ओके? हाँ, मगर नैना को हाथ पर हाथ धरे बैठना भी अजीब लग रहा था। इन सभी मामलों में एकांक ही सबसे बड़ा विक्टिम बनकर सामने आया, जिस पर कभी उसने शक किया था। पुलिस पुलिस अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। वैसे भी इस मामले में वो क्या ही कर लेंगे, जहाँ एक सुपरनैचुरल चीज का दखल है। कबीर भला इंसान है जो सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रहा है, मगर वो भी क्या करे? तो अब बचा कौन? नैना ने उन सारे लोगों की लिस्ट बना रखी थी जो गायब हुए, और एक बार फिर उसकी नज़र जीत ओबेरॉय के नाम पर ठहर गई। उसका भाई दर्शित, वो भी तो हाथ पैर मार ही रहा है ना, नैना की ही तरह। भले ही उसका भाई लौट आया हो, मगर उसके पागल हो जाने से वो भी कल्पा हुआ है। तो क्या उससे कुछ हो पाएगा? एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? बड़े लोगों की बड़ी बातें। इस बार नैना ने वहां चोरी छिपे घुसने की कोई कोशिश नहीं की। वो अपनी कार से वहां पहुंची और गेट पर आकर वॉचमैन को आवाज दी। वॉचमैन आया और उसे घूरने लगा। दर्शित यहाँ है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। नैना अपना काला चश्मा ऊपर करती हुई बोली। वॉचमैन उसे घूरता रहा। जाहिर सी बात है, दर्शित से कभी कोई मिलने नहीं आता था, शायद इसलिए, और वो भी लड़की। ए, खड़े खड़े मर गया क्या? नैना उसे झुड़कते हुए बोली। जवाब में वो अपने केबिन में गया और इंटरकॉम पर कहीं बात करने लगा। नैना को तसल्ली मिली कि दर्शित यहीं था। उसे उसका पता नहीं मालूम था, बस एक ठिकाना ये फार्म हाउस ही मालूम था, तो वो यहाँ चली आई थी। वॉचमैन ने गेट खोला और उसे अंदर बुलाया, फिर उसे घर के अंदर जाने को कह दिया। नैना झिझकते हुए अंदर गई। भले ही इस बार वो चोरी से अंदर ना जा रही हो, पर इस जगह से कोई सुनहरी यादें तो जुड़ी नहीं थी उसकी। वो घर के अंदर आई। हेलो, कोई है? और वो ठिठक गई। सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सामने हॉल में एक बड़ा सा कैनवास स्टैंड पर लगा हुआ था। उस पर एक तस्वीर उकेरी जा रही थी जो अधूरी होकर भी समझ में आ रही थी कि टूटी छत की नकल है। नैना आंखें फाड़े फाड़े उसे सदमे से देख रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कभी कोई पेंटिंग नहीं देखी क्या? तभी दर्शित की आवाज आई, जो वहीं कोने में खड़ा एक ट्रे में कई रंगों को मिला रहा था। वही इसे बना रहा था। नैना कभी उस कैनवास को तो कभी दर्शित को घूरे जा रही थी। देखा जाए तो दर्शित कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था जो उसे घूरा जाए, मगर कुछ लोगों के लिए अब तक वो चित्र ही दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। नैना और आगे आई और उस चित्र को देखने लगी। दर्शित के हाथ रुक गए और अब वो नैना को इस तरह देख रहा था मानो वो बदतमीजी कर रही हो। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने सीधे सीधे पूछा। ये पेंटिंग, ये क्या है? नैना बोली। ये, दर्शित मुस्कुराया, ये तो बहुत खास है। टूटी छत, एक मास्टरपीस। चैतन्य देव शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये पेंटिंग भी है। नैना मुंह फाड़े उसे देखने लगी। वो यहाँ से सारी बात बताने आई थी, मगर ये तो खुद ही अपने सर पर कुल्हाड़ी टांग रहा था। फिर नैना की नज़र पास ही रखी एक कुर्सी पर पड़ी, तो वो और भी ज्यादा चिहुक पड़ी।
वहां वही टूटी छत वाली पेंटिंग रखी हुई थी जो पहले इसी हॉल के बार काउंटर के पास टंगी हुई थी। जब नैना पहली बार जीत ओबेरॉय के लिए यहाँ आई थी तब भी उस चित्र ने उसका ध्यान खींचा था, जबकि तब तक तो वो जानती भी नहीं थी कि ये चित्र वास्तव में कितनी खतरनाक चीज थी। खैर फिलहाल तो ये साफ दिख रहा था कि इस दर्शित ने उसे दीवार से उतार कर यहाँ रखा है ताकि इसे देखकर वो अपनी तरह से इसे बना सके। तुम ठीक तो हो? दर्शित ने फिर पूछा और त्योरियां चढ़ा ली। नैना का व्यवहार अटपटा सा था। वो बस ये पेंटिंग जरा अजीब। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है अगर इसे एक आर्टिस्ट की नजर से देखा जाए। वो सख्ती से उसकी बात काटता हुआ बोला। आर्टिस्ट? मैं भी एक पेंटर हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं। हाँ, इंडिया में मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, पर अब तक 50 से ऊपर एग्जीबिशन कर चुका हूँ पूरे यूरोप में। कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। खैर मुझे ऐसी चीजें खींचती है अपनी तरफ। वो उस पेंटिंग को देखता हुआ बोला। हाँ, एक दिन तो पूरा ही खींच लेगी, फिर अपने भाई के साथ घूमियो, वो बुलडॉग तो पमेलियन। नैना दहशत से बुदबुदाते हुए बोली। कुछ कहा तुमने? दर्शित बोला। जवाब में नैना उसकी तरफ मुड़ी और उसके हाथों से रंग वाली ट्रे छीन ली। फिर दर्शित आगे कुछ भी समझ पाता इसके पहले ही नैना ने वो ट्रे उसके बन रहे चित्र पर दे मारी। उस चित्र पर कई रंगों के धब्बे बन गए और वो पूरी तरह खराब हो गया। दर्शित ने उसे देखा तो एक बार को तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये क्या कर डाला इस पागल लड़की ने? ये क्या किया तुमने? वो बुरी तरह गरजा और एक पल को नैना कुछ सहम भी गई। गुस्से में वो बड़ा खतरनाक लग रहा था। फिर नैना ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसे तो बस खराब किया है। मेरा बस चले तो इस पेंटिंग को ढूंढ ढूंढ कर इसके हर रेप्लिका को जला डालूं और हो सके तो ओरिजिनल को भी। वो दांत पीसती हुई बोली। इस दौरान उसके जहन में भी संचित तो कभी उसके भाई का चेहरा घूमता रहा और बेशक एकांक का भी। आखिर वो भी तो कहीं ना कहीं इसका ही शिकार था। तुम पागल हो? दर्शित गुस्से से उसकी तरफ झुकता हुआ बोला। नहीं, तुम्हें पागल होने से बचा रही हूँ। क्या मतलब? दर्शित ने आंखें सिकोड़ी। फिर उसका ध्यान गया कि नैना भी बेहद गुस्से में थी। मामला कुछ तो गंभीर था। जरा ठीक से बताओ कि बात क्या है? अब वो शांति से बोला और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैना ने ग्लास को नजरअंदाज कर दिया। वो भारी कदमों से चलती हुई गई और जाकर सोफे में धंस गई। दर्शित वहीं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। नैना ने एक लंबी सांस ली और कहा, याद है मैं जब पहले यहाँ आई थी, जब तुमने मुझे पकड़ा था घर में घुसते हुए? हाँ, तुम आई थी अपना सूटकेस लेने। घंटा सूटकेस। तब मुझे पता था वो पुलिस के पास है। नैना बोली और दर्शित उसे घूरने लगा। तो फिर? उसने पूछा। मैं इस पेंटिंग की वजह से ही यहाँ आई थी। नैना कुर्सी पर रखी उस पेंटिंग को नफरत से घूरती हुई बोली। ये क्या बोल रही हो? दर्शित कुछ हैरानी से बोला। हाँ, अब सुनो, ये तो तुम जानते ही हो ना कि तुम्हारा भाई न पहला था न आखिरी। और भी लोग पहले गायब हो चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि इस वक्त भी कोई ना कोई कहीं गायब हो रहा हो। हाँ, ये तो है। तो वो गायब क्यों हो रहे हैं? यही तो अहम सवाल है, दर्शित बोला। हाँ, और उस सवाल का जवाब है ये पेंटिंग। उन सब को गायब करने वाली ये पेंटिंग ही है। वो अंगूठे से उस कुर्सी की तरफ इशारा करती हुई बोली जहां वो पेंटिंग रखी हुई थी। दर्शित कुछ देर तक उसे घूरता रहा। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? वह मुंह बिचकाकर बोला। सबसे पहले गायब हुआ विवेक साहनी, जिसे एक खाली पड़े मकान में एक पेंटिंग मिली थी। वो यही पेंटिंग थी। फिर तुम्हारा भाई। देखो, यहाँ भी ये पेंटिंग लगी हुई है। मेरा अपना छोटा भाई। उसके मोबाइल पर किसी ने इस पेंटिंग को भेजा था। और मैं कुछ और लोगों को जानती हूँ जो गायब होकर लौट आए, लेकिन सब कहीं ना कहीं इसी पेंटिंग से जुड़े हुए थे। नैना बोली। तुम्हारा भाई? दर्शित बोला। हाँ, मेरे भाई के साथ भी वही हुआ। वो गायब हो गया था। फिलहाल लौट आया है मगर उसका दिमाग सही नहीं। नैना बोली। ओह, बुरा हुआ, दर्शित ने कहा और उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए।
एक पल वो खुद से संघर्ष करता हुआ लगा। वो कैसे नैना की इतनी अजीब बात पर यकीन कर सकता था। जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर खुद ही सोचो कि जो भी गायब होता है वहाँ ये पेंटिंग क्यों मिलती है। नैना बोली। कम ऑन नैना, थोड़ा तो लॉजिक यूज करो। ये कौन सी बात हुई कि एक पेंटिंग लोगों को गायब कर रही है। दर्शित बोला और परे देखने लगा। तो ये कौन सी बात हुई कि कोई हवा में गायब हो, फिर कुछ दिनों बाद वहीं वापस मिले और वो पागल भी हो जाए, बता भी ना पाए कि वो कहाँ गायब हुआ था। नैना बोली तो अब दर्शित उसे घूरने लगा। तुम लॉजिक से सोच रहे हो तो लगाओ हर जगह लॉजिक। नैना बोली और बगल में रखे एक कुशन पर मुक्का मारा। तो ये पेंटिंग लोगों को गायब करती है, कैसे। दर्शित बोला। नैना ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गई। आगे कुछ भी बोलना एकांक के रहस्य को इस दर्शित पर उजागर करना होगा। ये इतना साधन संपन्न व्यक्ति है, अपने भाई को लेकर बिखरा हुआ है, और तो और अभी अभी नैना को ये भी पता चला है कि ये विदेश में एक अत्यंत कामयाब पेंटर है। कहीं नैना का एकांक के बारे में कुछ भी कहना एकांक को मुसीबत में न डाल दे। नैना ने उसकी तरफ देखा। वो वैसे भी एक हद तक उसे रहस्यमय लगता था। हमेशा काले कपड़ों में रहता, बोलता कम था और मुस्कुराता तो ना के बराबर था। और अभी अभी नैना को पता चला था कि वो एक चित्रकार है। चित्रकार भी कैसा, टूटी छत को बनाने वाले चैतन्य देव शर्मा का फैन। नैना, दर्शित ने फिर उसे आवाज दी। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करती है, पर कुछ तो है इसके साथ। आखिर हर जगह ये क्यों है। वो बोली। दर्शित ने जवाब नहीं दिया, बस सोचता रहा। तुम तो खुद एक आर्टिस्ट हो ना, इसका मतलब बता सकते हो। नैना बोली। किसका। दर्शित ने पूछा। इस पेंटिंग का। ये ऐसी क्यों है, आखिर ये क्या है। आर्टिस्ट कुछ सोच कर ही तो कुछ भी क्रिएट करता है ना। वो कोई ऐसी चीज क्यों बनाएगा जिसका कोई मतलब ना हो। किसने कहा इसका कोई मतलब नहीं। दर्शित बोला और उसकी आवाज में कुछ फुट चिढ़ भी था। आखिर नैना उसके एक चित्रकार के सामने ही टूटी छत जैसी कलाकृति पर सवाल खड़ी कर रही थी। दर्शित उस चित्र के पास पहुंचा, वही जो कुर्सी पर रखा हुआ था। नैना अपनी जगह बैठे बैठे कसमसाई। उसे लग रहा था अभी पंख फड़फड़ाती हुई वो सायरन बाहर निकलेगी और उसका गला दबा देगी। ये पेंटिंग ये बताती है कि आज़ादी एक वहम है। दर्शित बोला। क्या। नैना ने पूछा। मतलब हम जिसे आज़ादी समझते हैं वो आज़ादी नहीं। आज़ादी भी इस पर निर्भर करती है कि कोई उसे किस नज़रिए से देखता है। हाँ, समझ गई, तुम कितनी अच्छी तरह समझाते हो। नैना जहर बुझे स्वर में बोली। दर्शित मुस्कुराया। हमें खुला आसमान चाहिए, हमें उड़ान भरना है, हर किसी को कामयाब होना है। कामयाबी की, प्रसिद्धि की हमेशा ही ऊंची उड़ान से तुलना की जाती है, और जब कोई ऐसा करने के काबिल नहीं रहता तो कहा जाता है किसी ने उसके पर कतर दिए। दर्शित बोला। उसके मुंह से पर सुनकर नैना का ध्यान एक बार फिर सायरन और एकांत में उलझ गया, मगर उसने खुद से इसे दूर रखा। तो हम सबको खुला आसमान चाहिए ना। हाँ, ये तो है। नैना बोली। मगर हमें छत भी तो चाहिए, है ना। दर्शित ने कहा और नैना सोचती रही। अब छत तो सभी को चाहिए ना, आखिर हम सबको एक ठिकाना चाहिए। नैना बोली। मगर ये छत रोड़ा भी तो बनती है, ये आसमान देखने तक नहीं देती। ये बीच में आती है ना, किसी शख्स और उसके आसमान के बीच। दर्शित बोला। नैना को अब भी उसकी बात समझ में तो ठीक से नहीं आ रही थी, मगर उसे अपने रोए खड़े होते हुए से महसूस हो रहे थे। तो बस इस तस्वीर में इंसान की दोनों इच्छाएं हैं, छत भी और आसमान भी। दर्शित उस चित्र की तरफ मुड़ता हुआ बोला। इस समय उसके चेहरे पर अजीब से भूखे भाव थे, जो नैना को ठीक नहीं लग रहे थे। तो इसके लिए छत तोड़ना क्या जरूरी है। सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। और नैना बोलने लगी। जिंदगी नाम के असल घर में कोई सीढ़ी नहीं होती। दर्शित उसकी तरफ मुड़ता हुआ सख्ती से बोला। नैना उसका चेहरा देखने लगी। वो कुछ अजीब ही हो गया था। ये तस्वीर दरअसल दोनों को दिखाती है, मगर साथ ही ये भी बताती है कि दोनों एक साथ पॉसिबल भी नहीं।
अगर किसी को आसमान चाहिए तो उसकी छत को टूटना होगा। कामयाबी किसी को यूं ही नहीं मिल जाती, उसकी भी एक कीमत होती है। और इस चित्र में वही है, कामयाबी मिल सकती है बशर्ते कोई अपनी छत को तोड़ दे। अब नैना भी मंत्रमुग्ध सी उस तस्वीर को देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो वही है, वो खुद उस टूटी छत के नीचे सुबकती हुई। कभी कामयाबी के लिए ही अपना घर छोड़ा था उसने, हॉस्टल में रहना, एक शहर से दूसरे शहर भटकना, माँ बाप की ज्यादा टोका टाकी भी पैरों की बेड़ियों की तरह लगती थी। उसका स्कूल, कॉलेज, पहली नौकरी, जो चाहे वो कर सकने की आज़ादी। हाँ, दिल खोलकर उड़ान भरी थी उसने, मगर एक समय के बाद उसे भी छत की चिंता होने लगी थी। वो भी एक छत चाहती थी। उसे संचित का ध्यान आया। वो उसे कई बार उसके माता पिता से भी ज्यादा टोकता था, मगर वो उससे उस तरह बहस नहीं करती थी। आखिर उसकी छत का सवाल था, मगर छत जैसा कुछ भी नसीब नहीं हुआ उसे उसके साथ। और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में वो सारी यादें कौंध गई जो एकांक से जुड़ी हुई थी। वो एक मकसद से गई थी उसके घर, पर बावजूद इसके क्या सुकून की नींद आती थी वहां उसे। हाँ, क्योंकि वो उसकी छत था। क्या कभी उसे लगा कि वो उसके उस 2 कमरे के गंदे से फ्लैट में कैद है? नहीं, जबकि अब तो वो वहां से आजाद है ना। आजाद। उसकी छत में एक छेद हो ही चुका था और नैना को पता भी नहीं चला कब उसकी आंखें भीगने पर आ गई थी। उसने जल्दी से उस तस्वीर पर से नजर हटाई। दर्शित उसे गौर से देखे जा रहा था। ओह हाँ, तुम इसे खुद से जोड़कर देख सकती हो। दुनिया की हर लड़की इसे खुद से जोड़ सकती है। तभी तो इस तस्वीर में इस छत के नीचे एक स्त्री है, कोई पुरुष नहीं। एक आसमान के लिए भी सबसे ज्यादा संघर्ष एक स्त्री करती है, और सर पर छत न होने की दशा में भी एक स्त्री ही ज्यादा भुगतती है। और तुम पूछ रही थी ना कि आर्टिस्ट ने क्या सोचकर इसे बनाया। एक कलाकार की एक पल की सोच में सैकड़ों समंदर लहराते हैं। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं, दर्शित ने कहा। नैना चुप रही। मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दिए, अब तुम बताओ, वो उसे घूरता हुआ बोला। क्या बताऊं? नैना बोली। ये तस्वीर लोगों को कैसे गायब करती है। मगर नैना खामोश रही। बेहतर होगा तुम चली जाओ यहाँ से, मैं खुद पता लगा लूंगा, दर्शित बोला और उठकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। नैना उसे देखती रही। वो उसे जाने को कह रहा था। तुम क्या करने वाले हो? वो खड़ी होती हुई बोली। गायब होने वाला हूँ, वो तस्वीर की तरफ इशारा करता हुआ और उसे चिढ़ाता हुआ बोला। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।